we are going to discuss a very famous experiment that is known as Davison-Germer experiment. स्टूडेंट्स देखें 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसका मकसद डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था, ठीक है ना, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक वेव कैसे साबित करें। तो देखें ऑब्जेक्टिव इस एक्सपेरिमेंट का क्या था। To prove electron is a wave, ठीक, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के फेवर में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश करना था इस एक्सपेरिमेंट का मकसद। अच्छा जी, तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन जो कि बुनियादी तौर पर एक छोटा जर्रा है, एक मटेरियल पार्टिकल, उसको वेव कैसे साबित करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को वेव साबित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन में वेव की खुसूसियात को तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेव्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वेव्स शो डिफ्रैक्शन, वेव्स शो इंटरफियरेंस, रिफ्लेक्शन वगैरह, ये वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी तरह से हम लोग ये साबित करें कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, तो हम ये बात मानने पे तैयार होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। तो इस डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूं था। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किया गया था। इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए हम लोग फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते, ठीक है। देन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सोर्स, अच्छा, देन निकल शीट और डिटेक्टर, ठीक है, मूवेबल डिटेक्टर एंड सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, ठीक है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब देखें, अब अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम यहां पे बना लूं, अच्छा जी, तो फर्ज करें ये हमारे पास वो फिलामेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस फिलामेंट को, या इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, थर्मियोनिक इमिशन के जरिए यहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पैदा करेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, इनके सामने हम लोग, ठीक है, एक एनोड रखेंगे। देखें, हम यहां पर वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल करेंगे, इस वोल्टेज को वेरी करने के लिए हम लोग यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाएंगे। सो दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, सो दिस इज एक्टिंग एज एन एनोड, ठीक है। दिस एनोड विल एक्सेलरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहां दिस वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स थ्रू थर्मियोनिक इमिशंस, ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन के जरिए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, ठीक है, इस निकल शीट पे बम्बार्ड करेंगे, ठीक है। दिस इज द निकल शीट, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस निकल शीट से टकराने के बाद एक खास एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगे। फर्ज करें इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको मैंने फाई का नाम दिया।
ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर लगाएंगे। दिस इज आवर डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के साथ गैल्वानोमीटर यूज कनेक्ट करेंगे और ये डिटेक्टर जो है इट इज मूवेबल डिटेक्टर, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेटिंग डिटेक्टर। सो ये सोर्स जो है दिस इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इट इज फ्रॉम 40 to 60 वोल्ट्स। ठीक है, यहां पे जो थर्मियोनिक इमिशन के लिए हम लोग, अच्छा दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज, ठीक है, लो वोल्टेज फ्यू वोल्ट्स का होता है ये, फ्यू वोल्ट्स मतलब फ्रॉम 5 to 12 वोल्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ फिलामेंट को हीट अप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब देखें इसमें होगा क्या, देखें अब इस फिलामेंट को जब आप हीट अप करेंगे थ्रू दिस वोल्टेज सोर्स, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ठीक है, तो इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग ये वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे। इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, एक कोलिमेटेड बीम बना के, ठीक है, इस एनोड में से, ठीक है, एक फाइन बीम बना के जब आप इस निकल शीट पे बम्बार्ड करेंगे तो इस निकल शीट पे पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड होंगे। इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये डिटेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डेविसन एंड जर्मर। ठीक, अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब मुख्तलिफ वोल्ट पे एक्सेलरेट करके, ठीक है ना, इस निकल शीट पे बम्बार्ड किया गया, तो इस डिटेक्टर के जरिए मुख्तलिफ एंगल्स पे, ठीक है, हमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम लोग ये गैल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा उससे मालूम करेंगे। तो देखें ये, ठीक है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको कलेक्ट करने के लिए हम लोग ये डिटेक्टर यूज करेंगे। डिटेक्टर जब इनको कलेक्ट करेगा तो हमें गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है, मोर डिफ्लेक्शन का मतलब है, ठीक है, लार्ज करंट। लार्ज करंट का मतलब है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड वाइस वर्सा, अगर डिफ्लेक्शन कम शो करेगी गैल्वानोमीटर तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। ठीक है, तो इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। देखें, इन इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ वोल्टेज पे, ठीक है, 40 से 60 के दरमियान एक्सेलरेट करके जब इस निकल शीट पे बम्बार्ड किया गया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया गया मुख्तलिफ एंगल्स पे। ठीक है ना, हमें मुख्तलिफ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 45 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करें, ठीक है ना, इस करंट को अगर आप लोग वोल्टेज के थीटा के अगेंस्ट प्लॉट करें, एंगल के अगेंस्ट, देखिए फॉर एग्जांपल इस डिटेक्टर को यहाँ पे रखे 10 एंगल पे, 20 पे, 30 पे, मुख्तलिफ एंगल्स पे रखे, ठीक है ना, तो आपको ऐसा एक पीक मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एट 45 डिग्रीज। 45 वोल्ट पे आपको एक शार्प पीक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स 10 एंगल पे भी आपको मिलेंगे, 5 पे भी, 20 पे भी, 30 पे भी, मुख्तलिफ एंगल्स पे आपको डिटेक्शन, ठीक है, गैल्वानोमीटर शो करेगा। इसी तरह 46 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे, ठीक है, मुख्तलिफ वोल्टेज पे देखा गया। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, 45, 54 एंगल पे, 54 डिग्रीज पे देखा गया। ठीक है, और वोल्टेज जो है उसको, सॉरी, 50 डिग्रीज पे
और वोल्टेज 54 रख के देखा गया, ठीक है। 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के बाद इस डिटेक्टर को जब हमने 50 डिग्रीज पे रखा तो हमें यहां पे एक शार्प पीक मिला, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, ठीक है ना। इसको अगर आप लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज करंट वर्सेस थीटा, तो यूं आपको एक पीक मिला, देखें यूं इस एंगल पे, ठीक है, दिस इज 50 डिग्रीज और यहां पे वोल्टेज हमने क्या रखा 54 वोल्ट। इसके अलावा मुख्तलिफ वोल्टेज पे जब एक्सेलरेट करके मुख्तलिफ एंगल पे देखे गया तो आपको पीक्स मिले, लेकिन 50 डिग्रीज पे 54 वोल्ट पे आपको एक शार्प पीक मिला, ठीक है। ये उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। अब देखें, अब इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इस्तेमाल करके, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर ने ये कैसे साबित किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, मैं इलेक्ट्रॉन को अगर एज ए पार्टिकल ट्रीट करूं, अगर मैं इस, ठीक है, एनोड में से एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस निकल शीट पे एक खास एंगल पे इंसिडेंट करूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक खास एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो मुझे एक पोजीशन पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पीक मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक खास एंगल पे मुझे डिटेक्ट होने चाहिए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को जो पार्टिकल ट्रीट करें। देखिए फॉर एग्जांपल ये अगर पार्टिकल आके इस बोर्ड के साथ, ठीक है ना, स्ट्राइक करे तो एक खास एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो एक खास एंगल पे मैं अगर इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करूं तो ये मुझे सिर्फ एक खास एंगल पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले, यहाँ हर एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स मिले। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये कैसे मुमकिन हुआ, देखें, हमने एक खास एंगल पे इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, हमें मुख्तलिफ एंगल्स पर मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन्स मिली, ठीक है, जिसको इस गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन के जरिए हमें शो किया। तो एक बात है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यू करूं, देखें, अगर मेरे पास एक ग्लास का एक छोटा पीस हो, उसको मैं अगर इस बोर्ड पे स्ट्राइक करूं, ठीक है ना, तो वो ग्लास का जो टुकड़ा है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में बिखर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर वो ग्लास का टुकड़ा जो है वो एक, ठीक है, पार्टिकल था, स्ट्राइक करने के बाद वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बिखर गया, उसका एक हिस्सा यहाँ पे मिला, कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ पार्ट्स यहाँ पे हमें मिले। अगर यही तवजीह यहाँ पे पेश करें तो देखें, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई अंदरूनी साख्त नहीं होती, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, अगर वो इस निकल शीट को स्ट्राइक करे वो और छोटे ज़रात में नहीं टूट सकता, ठीक है। तो ये आर्गू भी यहाँ पे गलत आएगा। तो देखें, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, तो ये तो मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल शीट के साथ स्ट्राइक करने के बाद और छोटे ज़रात में बिखर गया, वो छोटे ज़रात हमें मुख्तलिफ एंगल्स पे मिले, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट भी यहाँ पे गलत साबित होगी। तो एक वैलिड आर्गूमेंट यहाँ पे क्या होगी, देखें, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है ना। इस वेव ने इस निकल शीट के साथ स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, मुख्तलिफ एंगल्स पर डिफ्रेक्ट हुई। उन डिफ्रेक्टेड रेस के दरमियान इंटरफेरेंस की वजह से हमें कहीं पे, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी मिली, कहीं पे कम इंटेंसिटी मिली, कहीं पे उससे भी कम इंटेंसिटी मिली। तो जहाँ पे हमें ये पीक मिला, ठीक है ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करे, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ये पीक मिली, ठीक है। इसको अगर आप लोग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की नज़र से देखें तो देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थ्रू वोल्टेज V एक्सेलरेट करूं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में मैं फार्मूला आपको बता चुका हूं कि 12.26 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय √V, ये उसका फार्मूला होता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज को मैं 54 वोल्ट पुट करूं, क्योंकि 54 वोल्ट पे हमें पीक यहाँ पे मिला था, तो इस पर पुट करें तो 12.26 डिवाइडेड बाय √54 इंटू 10⁻⁻10
मीटर्स, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये डी ब्रॉय फार्मूले के मुताबिक इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग 54 वोल्ट में एक्सेलरेट करें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव वाबस्ता होगी उसकी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए। दिस इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू, अ थ्योरेटिकल वैल्यू। अब अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम करें, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली मालूम करने के लिए देखें, दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एक्स रेज। एक्स रेज की डिफ्रेक्शन के लिए हम लोग, ठीक है ना, ब्रेक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ब्रेक्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, ये ब्रेक्स लॉ था, देखें ये। ठीक है, दिस वाज द एंगल फाई एंड दिस वाज द एंगल थीटा। ठीक है, थीटा वो ग्लांसिंग एंगल जो कि इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ द क्रिस्टल के साथ बनाता है। फाई जो है वो एंगल जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक्स रेज के दरमियान बनता था। तो दिस साइड दिस विल बी 5/2, दिस विल बी 5/2। तो यहाँ पे देखें फाई हमारे पास किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो अगर यहाँ से हम लोग थीटा मालूम करें तो फाई थीटा प्लस 5/2 जो है, थीटा प्लस 5/2 वो 90 डिग्रीज के बराबर आएगा। यहाँ से थीटा मालूम करें, 90 डिग्रीज माइनस फाई इज 50 डिग्रीज, सो 50 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आएगा 90 माइनस 50 डिवाइड 25, सो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। तो हमारे पास जो ग्लांसिंग एंगल है वो 65 डिग्रीज के बराबर आएगा। अब अगर ब्रेक्स लॉ में इस फॉर्मूले को पुट करें, put it in Brake's law. So 2d sin theta, थीटा की जगह आप लोग पुट करें sin 65 m लेम्डा। ठीक है ना। अच्छा जी, यहां से लेम्डा अगर आप लोग निकालें तो 2d sin 65 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम टेक m इज इक्वल टू 1। D जो है दिस इज 0.91 एंगस्ट्रॉम फॉर निकेल क्रिस्टल। ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से आप लोग चेक करें 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। ठीक है, दिस वाज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, दिस वाज द हाइपोथेटिकल वैल्यू फ्रॉम डी ब्रॉय फार्मूला। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करें तो उसके साथ जो वेव वाबस्ता होगी उसकी वेवलेंथ हाइपोथेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम अगर यहाँ पे ब्रेक्स लॉ को इस्तेमाल करें तो हम ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस निकेल शीट के साथ टकराने के बाद, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हुए, उन रिफ्लेक्टेड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है ना, डिफ्रेक्शन की वजह से, ठीक है, हमें कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले, कहीं पे कम मिले। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव वाबस्ता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से कम थी। तो ये पीक, ठीक है, ये पीक जो हमें यूं एक पीक मिली, ठीक है ना, तो यहां पर दिस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बुनियादी तौर पर एक पार्टिकल है, लेकिन इट हैज गॉट, ठीक है, वेव लाइक नेचर बिकॉज इट शोज डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। तो इसी वजह से डेविसन एंड जर्मर इसी तर्ज का एक और एक्सपेरिमेंट जीपी थॉम्सन ने भी परफॉर्म किया था। ठीक है ना, इन सब को मिला के 1927 में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, जीपी थॉम्सन, डेविसन एंड जर्मर, इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अच्छा जी, अब ये डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो है दिस वाज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे ये सवालात उठाए गए कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो शायद उस चार्ज नेचर की वजह से उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है ना,
तो लेटर ऑन जब और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है ना, इन तमाम जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उन तमाम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, मैटर वेव्स वाबस्ता होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एक हकीकत बन गई कि जितने भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम लोग मैटर वेव्स का नाम देते हैं। थैंक यू।